हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। एक क्लास विशेष तौर पर मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यहाँ पर आपको सभी मटेरियल निःशुल्क प्राप्त होगा। तो आज हम मध्य प्रदेश में मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम यह देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मौर्य साम्राज्य। यदि हम मौर्य साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का जो शासन रहा है आपका 322 से लेके 185 BC के बीच में। मौर्य साम्राज्य में हम प्रमुख तौर पर 4 शासकों के बारे में जानेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और अंतिम मौर्य शासक। यदि हम चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य को राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये राज्य का संस्थापक था। यदि हम चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त को यूनानी साहित्य में, या जो यूनान का जो साहित्य है उसमें इसे सेंट्रोपोटस के नाम से जाना जाता है। सेंट्रोपोटस। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह राज्य का संस्थापक था, और यदि हम यूनानी साहित्य में देखें तो इसे सेंट्रोपोटस के नाम से जाना जाता है। यदि हम चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय में यह जैन अनुयायी हो जाता है। यह जैन धर्म को ग्रहण कर लेता है तथा यह अपने अंतिम समय में जैन संप्रदाय की एक प्रमुख विधि संलेखन के द्वारा अपने प्राणों को त्यागता है। संलेखन में विशेष तौर पर भूखे रहकर अपने प्राणों को त्यागा जाता है। इसके बाद जो मौर्य वंश था उसका प्रमुख शासक हुआ बिंदुसार, और जो बिंदुसार है इसके भी यूनानी साहित्य और ब्राह्मण साहित्य में 2 अलग अलग नाम हैं। यदि हम बात करें यूनानी साहित्य की तो जो यूनानी साहित्य है, यूनानी साहित्य में इसे अमित्र चेटस के नाम से जाना जाता है। और यदि हम बात करें ब्राह्मण साहित्य की तो ब्राह्मण साहित्य में से अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है। जो बिंदुसार था यह मुख्य रूप से बिंदुसार दक्षिण के विजेता के रूप में जाना जाता है। दक्षिण के विजेता के रूप में जाना जाता है क्योंकि बिंदुसार के द्वारा दक्षिण के 16 राज्यों को जीता गया था तथा जो बिंदुसार था इसके राजनीतिक संबंध मिस्र और सीरिया से अच्छे थे। यदि हम बात करें मिस्र के बारे में तो यहाँ के जो शासक हुए हैं टॉलमी फिलाडेल्फ, इनके साथ बिंदुसार के द्वारा दूतों का आदान प्रदान किया गया है। तथा यदि हम बात करें सीरिया की तो सीरिया के जो शासक हुए हैं एंटीओकस, जो एंटीओकस था, एंटीओकस, इसके साथ भी बिंदुसार के जो राजनीतिक संबंध अच्छे रहे हैं तथा एंटीओकस ने बिंदुसार के दरबार में अपना एक दूत डाइमैकस भेजा था। ठीक है ना। और यदि हम बात करें बिंदुसार के द्वारा जो सीरिया नरेश एंटीओकस था उनसे 3 चीज़ों की मांग ये करता है। इसमें मुख्य रूप से मीठी मदिरा,
सूखी अंजीर, तथा जो तीसरी थी वो था दार्शनिक। जो सिरिया नरेश हैं वो बिंदुसार की मीठी मदिरा और सूखी अंजीर की मांग को स्वीकार कर लेते हैं, परंतु इनकी जो दार्शनिक की मांग थी इसको ये अस्वीकार कर देते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ है वो उज्जैन में हुआ है, और इस विद्रोह को कुचलने के लिए बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को उज्जैन भेजता है तथा अशोक को वहाँ का गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है ना। बिंदुसार जीवन के अंतिम समय में अजीवक संप्रदाय को ग्रहण करता है या अजीवक संप्रदाय का अनुयायी हो जाता है। तो अभी तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में देखा, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था तथा बिंदुसार मुख्य रूप से अपने राजनीतिक संबंधों के लिए जाना जाता था। अब अगला जो हमारा प्रमुख शासक है वो है अशोक। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो अशोक है, और अशोक का जो शासन रहा है वो 269 से लेके 232 बीसी के बीच में रहा है। यदि हम अशोक के जीवन को देखें तो यहाँ पर दो ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। एक है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा है राजतरंगिणी, जिसके रचयिता कलहड़ थे। बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि अशोक ने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा था, जो कि एक किंवदंती की तरह प्रतीत होते हैं। परंतु यदि हम कलहड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो अशोक था जीवन के प्रारंभिक समय में शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसके द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमने अशोक को देखा। अशोक के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो प्रारंभिक इसका जो जीवन रहा है, इसने जो बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि इसने राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की, तथा यदि हम कलहड़ द्वारा राजतरंगिणी की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो अशोक थे वह प्रारंभ में शैव धर्म की अनुयायी थे तथा इनके द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई। अशोक के जीवन काल में जो परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण काल रहा वो था 261 बीसी में हुआ कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो प्राप्त शिलालेख हैं या इतिहासकार हैं उनके द्वारा बताया गया है कि कलिंग युद्ध में अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि वो देखता है कि लाखों लोगों की मृत्यु हुई है तथा लाखों को बंदी बनाया गया है तथा लाखों लोग अपाहिज हो चुके हैं। तो अशोक यहाँ पर घोषणा करता है कि वह अब भैरी घोष की जगह धम्म घोष को अपनाएगा, अर्थात अब वह तलवार को त्याग देगा और धर्म के माध्यम से लोगों को जीतेगा। यदि हम अशोक के शिलालेखों की बात करें, शिलालेख, तो हमें अशोक के जो शिलालेख है यह मुख्य रूप से इनकी जो भाषा रही है वो भाषा है प्राकृत, यूनानी तथा अरामाइक। ठीक है। तथा जो शिलालेख हैं इन शिलालेखों में जो लिपि है
वो है ब्राह्मी खरोष्ठी ग्रीक, ब्राह्मी खरोष्ठी तथा ग्रीक लिपि के माध्यम से ये शिलालेख लिखे गए हैं। यदि हम इन शिलालेखों की बात करें तो इन शिलालेखों को शिलालेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा कूटबद्ध किया गया, अर्थात जेम्स प्रिंसेस वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। और यदि हम शिलालेखों की बात करें तो कंधार का जो शरीकुना शिलालेख है यह द्विभाषी है तथा इसी शिलालेख को सबसे पहले कूटबद्ध किया गया था। यदि हम अशोक के शिलालेखों की बात करें तो कहीं भी अशोक का नाम नहीं मिलता है, केवल 4 ऐसे शिलालेख हैं जहाँ पर इसे देवानप्रिय कहा गया है। उन शिलालेखों में देखें मुख्य रूप से माशकी, नित्तुर, उदयगोलन तथा जो चौथा शिलालेख वह है गुर्जरा शिलालेख। यदि हम माशकी, नित्तुर और उदयगुलन की बात करें तो ये तीनों जो शिलालेख हैं ये मुख्य रूप से कर्नाटक में पाए जाते हैं। और जो गुर्जरा शिलालेख है यह मध्य प्रदेश के दतिया में पाया जाता है, जहाँ पर अशोक का नाम देवानप्रिय मिलता है। मौर्य साम्राज्य संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शिलालेख जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, यदि हम उनको देखें तो पहले को देखें तो हम देखें जैसे कि दतिया में गुर्जरा, अशोकनगर में तुमैन, सतना में भरहुत, जिसकी खोज 1873 में कनिंघम के द्वारा की गई है, 1873 में। तथा इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण शिलालेख है वह है रीवा में स्थित देवकुठार, रीवा में स्थित देवकुठार कोठार, कटनी में रूपनाथ, जिसे हम कारी तलाई कहते हैं, कारी तलाई भी कहते हैं। शहडोल में सारूमारू, शारूमारू, उज्जैन में वैश्य टेकरी, सीहोर पान गुड़रिया, ठीक है। तथा इसके अलावा रायसेन, सांची, खरगोन, कसराबाद, ये महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जो कि मौर्य काल से संबंधित है। यदि हम मौर्य काल से संबंधित स्तूप और शिलालेखों में देखें तो यहाँ पर सांची का स्तूप
सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सांची में स्थित यह सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यदि हम सांची की बात करें तो सांची को जो अन्य नाम है वो है काकनाय, वैदिशगिरी और चेतियागिरी। जो सांची का स्तूप है, सांची स्तूप, इसकी खोज 1818 में टेलर के द्वारा की गई थी तथा यहाँ पर उत्खनन का कार्य 1857 में कनिंघम के द्वारा प्रारंभ किया गया। यदि हम स्तूप की बात करें तो स्तूप बुद्ध, महान भिक्षु या पवित्र पुस्तक के अवशेष में बनाए जाते हैं। यह एक अर्ध गोलाकार गुम्बद की तरह संरचना होती है, ठीक है ना, तथा स्तूप एक बंद बाड़ी से घिरा होता है। जिसे हम वेदिका कहते हैं, ठीक है। तथा स्तूप के तथा वेदिका के मध्य का जो भाग होता है इसे हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ जहाँ से इसकी परिक्रमा की जाती है तथा इसके द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तथा स्तूप में यदि हम बात करें मुख्य रूप से इसकी जो आकृति होती है एक गोल अंडे के आकार में होती है। इसके ऊपर जो होती है इसे हम हर्मिका कहते हैं। जो हर्मिका वह स्थान होते हैं जहाँ पर बुद्ध, किसी महान भिक्षु या किन्हीं पवित्र पुस्तकों के अवशेष रखे जाते हैं। इसके ऊपर का क्षेत्र होता है इसे हम छाता कहते हैं। यह एक अर्धगोलाकार, ऐसे हम अंडा या अर्धगोलाकार संरचना होती है तथा इसके चारों तरफ वेदिका का निर्माण होता है तथा यहीं पर स्थित तोरण द्वार। यदि हम सांची के स्तूप की बात करें तो जो सांची का स्तूप है इसे अशोक के द्वारा बनवाया गया। जो सांची स्तूप को अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था। यदि हम बात करें इसकी रेलिंग की, जो सांची का स्तूप है इसमें यह रेलिंग पुष्यमुत्र शुंग के द्वारा कराया गया तथा स्तूप के चारों तरफ द्वारों का निर्माण 7 वाहनों के द्वारा किया गया था तथा सांची का जो स्तूप है इसे वर्ष 1989 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में केवल 3 स्थल है जो यूनेस्को की साइट में सम्मिलित हैं। सबसे पहले 1986 में खजुराहो, 1989 में सांची का स्तूप और 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को के अंदर सम्मिलित किया गया था। हम देखेंगे इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण स्तूप हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सतधारा स्तूप। सतधारा स्तूप जो कि रायसेन में ही स्थित है और यहाँ पर टोटल 40 स्तूप बनाए गए हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण स्तूप है वो है भोजपुर में स्तूप और जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो है खरवई स्तूप। तो हमने अशोक के बारे में देखा है कि अशोक
के प्रारंभिक जीवन काल में यह शिव भक्त था तथा शील स्थापना करता है। तथा यदि हम बौद्ध साहित्य को देखें तो बौद्ध साहित्य के अनुसार इसने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों का वध किया था। ठीक है ना। यदि हम अंतिम मौर्य शासक की बात करें तो वह वैदहत था, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा धोखे से की गई थी। जो वैदहत था, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई तथा इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा स्थानांतरित कर दी। ठीक है ना। तथा वहाँ का युवराज अपने पुत्र अग्निमित्र को शासक बनाता है। ठीक है ना। यदि हम बात करें शुंग वंश की तो इसकी जानकारी हमें कालिदास द्वारा रचित मालिकार्जुन से मिलती है। अभी आपको केवल कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों के माध्यम से बताया गया है कि कैसे मौर्य साम्राज्य का उत्थान एवं पतन होता है। आगे की क्लासें आपको इसी क्रम में मिलती रहेंगी, जो कि हमेशा आपके लिए निःशुल्क रहेंगी। तथा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तथा आप लोग अपनी तैयारी इसी प्रकार निरंतर करते रहिएगा तथा आपको अन्य जो क्लासें हैं इसी क्रम मिलती रहेंगी। तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।